Hey everyone, welcome to my channel. I hope you guys are doing well. लास्ट वीडियो में वी स्टार्टेड एंग्लो मराठा वॉर्स। उसमें हमने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को कवर कर लिया था, राइज ऑफ मराठा वो देखा था, एंड देन उसके साथ ही कैसे मराठा एम्पायर की फाउंडेशन होती है, छत्रपति शिवाजी से लेकर आगे की जितनी भी इनकी लीनिएज है उसको कवर करा था। एंड फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद आज हम देखेंगे सेकेंड एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। एंड फ्रेंड्स, आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि हम पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री ये तीनों जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स टर्न बाय टर्न स्टार्ट करें। जैसे कि एक वीक में 2 लेक्चर्स हो गए पॉलिटी के, देन नेक्स्ट वीक में मे बी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के। सो थोड़ा थोड़ा कवर होता जाएगा इन जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट का। देन उसके बाद कोई और सब्जेक्ट चलाएंगे जब ये कवर हो जाएंगे। सो अभी के लिए हम सेकेंड एंड थर्ड मराठा एंग्लो वॉर को कवर करते हैं। उससे पहले जब हमने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को देखा था, तब देखिए जो रघुनाथ राव थे, इन्होंने नारायण राव को असैसिनेट करवा दिया था, मरवा दिया था। उसके बाद फिर नाना फडणवीस जो थे वो पिक्चर में आते हैं एंड 12 भाई काउंसिल बनाते हैं जो आगे के पेशवा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखिए ये जो पेशवा है माधव नारायण राव या फिर सवाई माधव राव, ये इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पाते हैं, जिसकी वजह से आगे आके फिर सुसाइड कर लेते हैं। एक बात और, अब तक जितने भी ये मराठा जो भी मराठा रूलर्स थे या फिर कह लीजिए जो भी मराठा पावर थी, ये जस्ट एक ही पावर रहती थी जो कि कम्प्लीटली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंडर अभी तक नहीं आई थी। ब्रिटिशर्स इनको सब्सिडरी अलायंस के अंडर नहीं लेके आ पाए थे। मराठा एम्पायर अभी तक भी स्ट्रांग था, और जो मराठा एम्पायर था वो कन्फेडरेसी सिस्टम पर काम कर रहा था। बाजीराव 1 कन्फेडरेसी सिस्टम लेके आए थे, जिसकी वजह से इनमें यूनिटी भी बनी हुई थी अभी तक। जो पेशवा था पुणे में, वो एक प्राइम मिनिस्टर के जैसे काम करता था, और जो बाकी की जो फैमिली चीफ थे, जो जितने भी एरियाज डिवाइड हुए हुए थे, जैसे कि गायकवाड़ थे बड़ौदा के, ऐसे ही ग्वालियर में सिंधिया थे, होलकर थे इंदौर में, ऐसे ही नागपुर में भी थे भोंसले। ये सारे के सारे चीफ थे जो अपने अपने एरिया को ऑटोनोमसली रूल करते थे, इंडिपेंडेंटली चलाते थे। नाना फडणवीस ही थे जो कि मराठास को एक यूनाइटेड रख पाते थे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी कि एक तरह से ना ब्रिटिशर्स को दूर रखा जाए और मराठास की जो इंडिपेंडेंस है वो बनी रहे। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब नाना फडणवीस की आगे जाके डेथ हो जाएगी। ओके, सो देखिए जो माधव नारायण राव थे उन्होंने तो सुसाइड कर लिया 1795 में। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आगे रूलर नहीं है, तो जो रघुनाथ राव का एक बेटा है बाजीराव 2, अब ये आगे थ्रोन पर आएगा, ये पेशवा बन जाएगा। बट ये भी उतना कॉम्पिटेंट नहीं होता है, इसको पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है इसको कोई भी नॉलेज नहीं होती है। सो अभी के लिए बाजीराव 2 जो हैं वो पेशवा बन चुके हैं। अब नाना फडणवीस की हमें स्टार्टिंग से ही पता है कि रघुनाथ राव से भी नहीं बनी थी। इट मीन जो उसके आगे बेटे हैं बाजीराव 2, उनके साथ भी नाना फडणवीस की नहीं बनेगी। सो यहाँ पर देखिए कि क्लैश स्टार्ट हो जाएगा। एक साइड तो नाना फडणवीस है जो कि अभी चीफ मिनिस्टर हैं, दूसरी साइड पर पेशवा कौन बन चुका है, रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव 2। सो यहाँ पर अब क्लैशेस स्टार्ट हो चुके हैं, डिसेंशंस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब इस चीज़ का फायदा कौन लेगा, इंग्लिश। हमें पता है जब भी किसी इंडियन पावर के इंटरनल स्ट्राइफ होना स्टार्ट होते हैं, उनकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होती हैं, तो उस चीज़ का फायदा हमेशा इंग्लिश उठाते हैं। तो यहाँ पर भी अब सेम चीज़ ही होगी। और इंग्लिश को एडेड एडवांटेज और क्या हो जाएगी, जब नाना फडणवीस की आगे जाके फिर डेथ हो जाएगी 1800 में। सो देखिए अभी यहाँ पर ना इंग्लिश को और ज़्यादा एक फ़ायदा मिल गया कि अभी हम पूरी तरह से इंटरवीन कर सकते हैं। नाउ ये जो पेशवा है बाजीराव 2, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें पॉलिटिकल विजडम कुछ भी नहीं था। तो देखिए इस बाजीराव 2 की जो पेशवा है, इसकी ना तो होलकर के साथ बनेगी। अच्छा, इससे पहले भी बाकी की भी जितनी मराठा फैमिलीज थी, जैसे कि होलकर एक साइड हो गए, जसवंत राव होलकर ये एक फैमिली थी, देन दूसरी था जैसे सिंधिया फैमिली थी। इन मराठा चीफ्स में भी आपस में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो चुकी थी। सो देखिए होलकर और सिंधिया ये आपस में लड़ रहे हैं, इनकी आपस में नहीं बन रही है। और जो बाजीराव 2 है इसकी होलकर के साथ नहीं बन रही है। सो ये जो बाजीराव 2 होगा ये किसके साथ जाकर मिल जाएगा, सिंधिया के साथ जाकर मिल जाएगा। तो इन रिटर्न देखिए क्या करेगा बाजीराव 2, पॉलिटिकल विजडम इसमें बिल्कुल भी नहीं था। तो 1 अप्रैल
1801 में ये काम करेगा एक कि बाजीराव टू जो जसवंत राव होलकर हैं उसके ब्रदर को मार देंगे, जिसका नाम था विथू जी, इसके ब्रदर को मार देंगे। अब जसवंत राव होलकर ये उस टाइम पर मराठाज में बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फैमिली थी। जसवंत राव होलकर जो स्पेशली थे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे एंड कम्पिटेंट लीडर थे। अब ये देखिए अपनी फोर्सेस को तैयार करेंगे सिंधिया एंड बाजीराव टू के अगेंस्ट, एंड ये 25 अक्टूबर 1802 को इन दोनों की ही आर्मीज को हरा देंगे। सिंधिया एंड बाजीराव टू दोनों की ही आर्मी हार जाएगी। अब देखिए बाजीराव टू तो अब पेशवा नहीं रहेगा ऑब्वियसली, तो पेशवा कौन बनेगा अब? विनायक राव। अब विनायक राव देखिए कौन है। अच्छा, ये जो रघुनाथ राव है इसका एक बेटा तो था बाजीराव टू जो पेशवा बना एंड होलकर ने उसको हरा दिया। देन उसके बाद इसका एक और अडॉप्टेड सन भी था अमृत राव, इसका नाम स्पेक्ट्रम में दिया भी हुआ है। अब ये जो विनायक राव था ये अमृत राव का बेटा था, तो इसको अब पेशवा बना दिया है किसने? होलकर ने इसको पेशवा बना दिया है। तो देखिए अब जो बाजीराव टू होगा वो एक काम करेगा, वो चला जाएगा अब इंग्लिश के पास। तो यहाँ पर जाके आगे फिर वो ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करेगा इंग्लिश के साथ। रिमेंबर कि अभी तक ये जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है ये स्टार्ट नहीं हुई है। जो वॉर स्टार्ट होगी वो ट्रीटी ऑफ बसीन के बाद ही स्टार्ट होगी, क्योंकि इस ट्रीटी की जो टर्म्स थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। जैसे कि आप ईयर ही देख सकते हो, ये ट्रीटी साइन हुई है 1802 में, एंड ये जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का ईयर है ये 1803 से लेकर 1805 तक है। सो इस ट्रीटी की जो टर्म्स थी, सबसे पहला जो मेन रीज़न था वो था सब्सिडरी अलायंस का। इस ट्रीटी की वजह से इस जो पेशवा बाजीराव टू है इसने सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लिया था, एक पेशवा ने साइन कर लिया था। कैसे? सबसे पहले तो देखिए एक जो सब्सिडरी अलायंस में पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सो अभी मैं नहीं करूँगी। एक परमानेंट जो ब्रिटिश रेजिडेंट होगा इस पेशवा का जितना भी एरिया होगा जिसकी टेरिटरी में आके स्टेशन हो जाएगा। इंग्लिश की आर्मी होगी, नेटिव इन्फेंट्री वो प्रोवाइड करेंगे पेशवा बाजीराव टू की प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें 6,000 ट्रूप्स होंगे। उसमें फील्ड आर्टिलरी होगी, उस आर्टिलरी को मैन करने के लिए, उसको चलाने के लिए यूरोपियन आर्मी होगी साथ में। सो ठीक है, देखिए एक सब्सिडरी अलायंस उसने साइन कर लिया। अब एक परमानेंट वहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट भी है पेशवा बाजीराव टू के पास। फिर इस ट्रीटी में बोला गया कि जो पेशवा है वो उतनी टेरिटरीज एटलीस्ट इंग्लिश को दे जिससे जिन टेरिटरी से उसको 26 लाख के अराउंड इनकम हो जाए, मतलब उतनी टेरिटरीज जिनसे इतनी इनकम आ जाए वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स के पास चली जाएंगी। सो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी है पेशवा बाजीराव टू ने, उसने अपनी टेरिटरीज को सीड कर दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट उसने सूरत को सीड कर दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट था उस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथ के क्लेम जो निज़ाम की डोमिनियन से ये जो मराठाज चौथ लेते होते थे अ फॉर्म ऑफ टैक्स। सो ये जो टैक्सीज वगैरह हैं चौथ सरदेशमुखी ये सारे के सारे हम मराठा का जब एडमिनिस्ट्रेशन कवर करेंगे उसमें सारे के सारे ये फैक्टर्स कवर हो जाएंगे। सो चौथ का जो क्लेम है वो छोड़ दिया जाएगा इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। सो देखिए अब रेवेन्यू भी चला गया, उसकी इंडिपेंडेंस चली गई, रेवेन्यू चला गया। अगर टैक्सेस नहीं आएंगे तो इनकम कहाँ से आएगी? ठीक है, देन उसके बाद जैसे कि हमेशा इंग्लिश करते ही हैं, किसी यूरोपियन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी। सो इनके फॉरेन रिलेशन भी अब इम्पैक्ट हो चुके हैं। ये किसी के साथ अपनी मर्जी से वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे यूरोपियन पावर के साथ ये रिलेशंस मेंटेन नहीं कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ इंग्लिश। अगर किसी और भी इंडियन रूलर के साथ इनके रिलेशंस खराब होते हैं पेशवा बाजीराव टू के, तो उसमें ऑर्बिट्रेशन किसकी होगी? इसमें कंपनी की ही होगी। जैसे कि अगर निज़ाम और गायकवाड़ जो बड़ौदा के हैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप अगर खराब हो जाते हैं, कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो उसमें जो मेन ऑर्बिट्रेशन होगी, जो मीडिएटर का काम करेंगे वो कंपनी के ही ऑफिशियल्स होंगे। सो देखिए कितना कंट्रोल चला गया है, टेरिटरीज चली गई हैं, रेवेन्यू की पावर चली गई है, फॉरेन रिलेशंस की जो इंडिपेंडेंस होती है वो चली गई है। इसीलिए ही ये जो ट्रीटी ऑफ बसीन है इसको बोला जाता है ट्रीटी विद अ साइफर। साइफर एक ऐसा पर्सन जो इनकम्पिटेंट हो या फिर जिसकी कोई इम्पोर्टेंस ना हो। देखिए ये जो पेशवा बाजीराव टू था
इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, इसको कोई पॉलिटिकल विजडम नहीं थी, इसको नहीं पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलानी है। इसने ऐसी इतनी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन कर दी थी, सब्सिडरी अलायंस इसने एक्सेप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से फिर जो पूरा मराठा एम्पायर है, मराठा कन्फेडरेसी इम्पैक्ट हो जाएगी। और मराठा कन्फेडरेसी की वजह से ही जितने भी मराठा फैमिलीज थी, ये 5 डिफरेंट फैमिलीज, उनमें यूनिटी बनी हुई थी, वो सारी की सारी यूनिटी भी खराब हो जाएगी। अब देखिए कैसे होगा आगे। जो बाकी के अब मराठा फैमिलीज हैं, जैसे कि सिंधिया में दौलत राव सिंधिया हो गया, ऐसे ही अगर भोंसले की बात करें तो वहाँ पर राघोजी भोंसले, इन लोगों को लगता है कि इतनी ज़्यादा इंसल्टिंग ट्रीटी साइन कर ली है कि जिसकी वजह से मराठास की सारी इंडिपेंडेंस चली गई है। सो अब हमें कोई प्रेपरेशंस करनी चाहिए, अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करना चाहिए अगेंस्ट इंग्लिश। बट अब तक हमें पता है कि देखिए पानीपत की बैटल के बाद स्पेशली, देन उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर्स के बाद, देन उसके साथ ही इन मराठा फैमिलीज़ में आपस में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से मराठा की जो स्ट्रेंथ है वो ख़राब हो चुकी है, इनकी जो पावर है वो ख़त्म हो चुकी है, उतनी ज़्यादा नहीं है इनके पास अभी पावर। सो देखिए जो आर्थर वेलेस्ली होंगे ना, वो सिंधियास और भोंसले इन दोनों को ही हरा देंगे। भोंसले भी हार गए, सिंधिया भी हार गए दौलत राव सिंधिया से। अब बचा कौन? होलकर। सो जशवंत राव होलकर अब लास्ट एक ट्राई करेंगे कि इंडियन रूलर्स की एक कोalition बनाई जाए, सो दैट जो इंग्लिश है उनके अगेंस्ट फाइट करी जा सके। बट ऑब्वियसली ये भी हार जाएंगे और मराठास की जो इस वॉर में हार हो जाएगी। सो देखिए वॉर कैसे स्टार्ट हुई, आफ्टर ट्रीटी ऑफ बसीन, क्योंकि इसकी टर्म्स ही ऐसी थी, इससे पहले ये वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी। सो जो मेन रीज़न बनता है इस वॉर का वो है ट्रीटी ऑफ बसीन। सो ये जो भोंसले सिंधिया होलकर हैं, अब ये डिफरेंट ट्रीटीज साइन करेंगे इंग्लिश के साथ। अच्छा, एक जो फैमिली बची है गायकवाड़ की, है ना, वो आपके दिमाग में आएगा कि सारी की सारी फैमिलीज ने तो फाइट कर लिया, पेशवा ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली, भोंसले सिंधिया होलकर इन सब ने फाइट कर लिया, अब बचा गायकवाड़। अगर आपको फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के टाइम का याद हो, उसमें हमने देखा था कि कैसे ट्रीटी ऑफ सलबाई के बाद जो गायकवाड़ है वो उसको तो बस अपनी टेरिटरीज का ही एक पेशवा बना दिया गया है, उसके पास तो ऐसा कोई पावर है ही नहीं। सो ये लोग थे जो फाइट कर सकते थे, बट अब ये भी हार चुके हैं। अब ये ट्रीटी साइन करेंगे। देखिए सबसे पहले जो है डिफीट होगी भोंसले की, तो ये 1803 में 17 दिसंबर 1803 में ये साइन करेंगे ट्रीटी ऑफ देवगांव। देन उसके बाद है देखिए सिंधिया, ये 30 दिसंबर को ट्रीटी साइन कर लेंगे, ईयर सेम ही है 1803। इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सूरजियान जनगांव। देन उसके बाद लास्ट में देखिए अब होलकर की हार हो चुकी है, वो ट्रीटी 1806 में साइन करेंगे। सो ये ईयर डिफरेंट है, ये ट्रीटी साइन करेंगे राजपुर घाट की। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो जाती है। आगे स्पेक्ट्रम में बताया गया है कि ट्रीटी ऑफ बसीन का सिग्निफिकेंस क्या है, वो हमने वैसे साथ में ही कवर कर चुके हैं कि कैसे एक ऐसा पेशवा बाजीराव टू, उसके पास कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी, कैसे उसके पास विजडम भी नहीं थी, उसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का पता ही नहीं था, उस ऐसे इनकम्पिटेंट पेशवा ने एक इतनी ज़्यादा इंसल्टिंग ट्रीटी साइन कर ली थी, सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली थी। अब इंग्लिश ट्रूप्स जो थे वो परमानेंटली मराठा एम्पायर में स्टेशन हो चुके थे, एक ब्रिटिश रेजिडेंट वहाँ पर हमेशा रहना था। उसके साथ ही देखिए अब जो कंपनी थी उसका एरिया भी एक्सपैंड हो चुका है। पहले तो देखिए अभी वो माइसोर्स वगैरह के साथ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, ये मैंने पहले भी बताया है कि कैसे एक साइड पर अगर मराठास के साथ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो दूसरी साइड वो मराठा माइसोर के साथ लड़ रहे हैं। निज़ाम है जो हैदराबाद का, उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया है कंपनी ने। लखनऊ के ऊपर उनका पहले से कंट्रोल हो चुका है। तो अब उनके पास जो मेन देखिए इतना इम्पॉर्टेंट एरिया पूना का, ये वाला एरिया उनके पास एडिशनली ऐड हो चुका है, जिसकी वजह से अब देखिए कहीं भी इंडिया के किसी भी पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपनी आर्मी को ये इंस्टेंटली बुला सकते हैं। अगर इस एरिया में प्रॉब्लम आ गई तो यहाँ से इनकी आर्मी पहुँच जाएगी। तो यहाँ इनका जो कम्युनिकेशन का लेवल होगा ना, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इनको अगर आर्मी को जल्दी से जल्दी कहीं इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इनको बुलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो अब देखते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। इसका पीरियड है 1817 से लेकर 19 तक।
अच्छा, ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है, ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम की, इसके टाइम की उसकी सबसे मेजर अचीवमेंट थी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पीरियलिस्टिक पर्सन था ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। सो जैसे कि स्पेक्ट्रम में भी बताया गया है, अपने एरिया को ये एक्सपैंड करना चाहता था, इसकी इम्पीरियलिस्टिक टेंडेंसीज थी, ट्रेड को ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहता था। बट इनको ब्लो कब मिलता है कंपनी को, जब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है। इस एक्ट ने क्या करा था, अच्छा पॉलिटी में मैंने सारे अच्छे से ये एक्ट्स वगैरह एक्सप्लेन करे हुए हैं, सो अभी इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अगर किसी ने इस चार्टर एक्ट 1813 को समझना है तो पॉलिटी की वीडियो में जाकर देख सकते हो। सो चार्टर एक्ट 13 ने क्या करा था कि जो कंपनी की मोनोपोली है ट्रेड में, चाइना में ख़त्म कर दी थी, एक्सेप्ट टी। अब इनके पास जस्ट इसी के ऊपर ही मोनोपोली थी। इसका मतलब क्या हो गया कि इंग्लैंड से अब जितने और भी मर्चेंट्स आएंगे अपार्ट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट्स, सो वो सारे के सारे मर्चेंट्स भी अब ट्रेड के ऊपर उतना ही, उस ट्रेड को उतना ही एक्सेस कर पाएंगे, उस मार्केट को, इंडियन मार्केट को सेम ही लेवल का एक्सेस कर पाएंगे एक्सेप्ट टी। सो लॉर्ड हेस्टिंग्स को अब क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज इसके पास हो, अपने एरिया को एक्सपैंड करने का ट्राई करेगा। अब इसको प्रॉब्लम कौन देगा, तो वो प्रॉब्लम देंगे पिंडारीज। अच्छा, इतना तो अब हमें पता है। थर्ड बैटल जो पानीपत हुई थी उसके बाद फिर दो, उसके बाद और एंग्लो मराठा वॉर्स हो चुकी हैं। इतनी ज़्यादा ये ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन कर चुके हैं, इनके पास कोई टैक्सेस की अभी उतनी ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है, इनकम नहीं आ रही है। तो मराठा एम्पायर को ये लोग चलाएंगे कैसे। तो यहाँ पर लोग थे एक पिंडारीज। पिंडारीज क्या थे, ये ना मिक्स थे, एक तरह से मिक्स क्लासेस थी, मिक्स कास्ट के लोग थे इसमें। जैसे कि इसमें जाट्स भी थे, इसमें मराठास भी थे। देन उसके साथ इसमें कुछ हिंदूज, मुस्लिम एंड अफगन, ये सारे के सारे लोग थे। अब ये क्या थे, ये लोग मराठास की आर्मी में ही काम करते थे। एक्चुअली ये पिंडारीज वो लोग थे, चाहे वो मुस्लिम थे, हिंदूज थे, अफगन्स थे या फिर जाट्स थे, ये वो लोग थे जिनको मुगल एम्पायर में इनकॉर्पोरेट नहीं करा गया था। ये वो लोग थे जिनको छोड़ दिया गया था। तो ये मराठास की आर्मी में जाकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मराठास को क्या दिक्कत आ गई कि उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, वो खुद सब्सिडरी अलायंस उसके पेशवा साइन कर चुके हैं। तो ये पिंडारीज क्या करना स्टार्ट करते हैं अब, कि जितने भी आसपास के एरियाज हैं, जो नेबरिंग टेरिटरीज होंगी, उनको प्लंडर करना स्टार्ट कर देते हैं, लूटना स्टार्ट कर देते हैं। एंड उन टेरिटरीज में अब कंपनी की टेरिटरीज भी आएंगी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के पास तो ऑलरेडी मार्केट्स कम हो चुकी हैं, उसके पास मोनोपोली जा चुकी है ट्रेड की, वो तो और टेरिटरी जाता है। ऊपर से ये जो पिंडारीज हैं वो उन टेरिटरीज को प्लंडर भी कर रहे हैं। सो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लगता है कि ये जो मराठास हैं इन पिंडारीज को शेल्टर दे रहे हैं। सो ये मराठास को ही अक्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ऊपर से देखिए ट्रीटी ऑफ बसीन जो थी उसको मराठास काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग ट्रीटी मानते हैं। सो मराठास की जो फीलिंग्स हैं वो तो ऑलरेडी हर्ट हो चुकी हैं, है ना, ऑलरेडी हर्ट हुई पड़ी हैं। ऊपर से ये जो पिंडारीज का एक्विजिशन है, ये जो प्लंडर कर रहे हैं पिंडारीज, उसका एक्विजिशन भी मराठास के ऊपर लगाया जा रहा है। बट स्टिल जो मराठास है ना, इन पिंडारीज को ऐसा मानते हैं कि उनकी ही सॉवरेनिटी में आते हैं। जब ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो लॉर्ड हेस्टिंग्स होंगे इन मराठास के अगेंस्ट, इन पिंडारीज के अगेंस्ट सॉरी एक्शन लेंगे, तो मराठास को लगेगा कि ये तो हमारी सॉवरेनिटी का ट्रांसग्रेशन हो रहा है, हमारी ही सॉवरेनिटी का वायोलेशन हो रहा है। ऊपर से ये जो बाजीराव टू था जिसने ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करी थी, उसको भी अब लगने लगता है कि उसको ब्रिटिशर्स से, इंग्लिश से इंडिपेंडेंस चाहिए। एंड साथ ही ये जो बाजीराव टू है वो मराठा कन्फेडरेसी का चीफ भी बनना चाहता है। सो देखिए इसकी अपनी एस्पिरेशंस हैं, ब्रिटिशर्स से इसको इंडिपेंडेंस भी चाहिए, मराठा कन्फेडरेसी का ये चीफ भी बनना चाहता है। मराठास की फीलिंग्स ऑलरेडी हर्ट हैं क्योंकि ट्रीटी ऑफ बसीन की वजह से सारी की सारी इंडिपेंडेंस चली गई है। उसके बाद फिर ये मराठास कंप्लीटली हार भी चुके हैं, सारी मेन जो फैमिलीज हैं वो हार चुकी हैं ब्रिटिशर्स से। एंड पिंडारीज जो भी हैं प्लंडर कर रहे हैं, पिंडारीज इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स। सो इन सारी चीज़ों की वजह से ना ये जो बाजीराव टू है अब ट्राई करता है कि लास्ट में ओके हमें एक ट्राई करनी चाहिए
कि इंग्लिश के अगेंस्ट फाइट करी जाए। सो ये 1817 में सारे जितने भी मराठा चीफ होंगे उनको साथ में लेके आएगा बाजीराव टू, और ऐसे फिर ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो जाएगी। सो ये देखिए मिक्स ऑफ फीलिंग्स है, एक तो पिंडारी रीजन हो गया, ऊपर से जो भी वॉर की वजह से लॉसेज हुए हैं उन मराठास की इंडिपेंडेंस जा चुकी है, बाजीराव टू खुद मराठा कन्फेडरेसी के चीफ बनना चाहते हैं। सो इन सारी चीज़ों की वजह से अब बाजीराव टू और बाकी के जो मराठा चीफ हैं वो साथ में मिल गए अगेंस्ट इंग्लिश। सो पहले देखिए ये जो पेशवा बाजीराव टू है ये पुणे की जो ब्रिटिश रेजिडेंसी होगी उसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि अब जो पुणे का जो एरिया है वो पेशवा का एरिया था। सो यहाँ पर ये अटैक करेगा पेशवा। देन अप्पा साहेब जो भोंसले हैं नागपुर के, वो नागपुर की ब्रिटिश रेजिडेंसी के ऊपर अटैक करेंगे। सो बेसिकली ये लोग अपने अपने एरिया की जो ब्रिटिश रेजिडेंसी है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। एंड जो लास्ट होलकर इनके साथ है वो वॉर प्रेपरेशन में हेल्प करेंगे जो इंदौर से हैं। बट अगेन मराठास के पास एट दिस टाइम कोई भी पावर नहीं है। इन मराठा चीफ्स की इतनी बनती नहीं थी आपस में, ऑल्दो इस टाइम पर ये साथ में आ चुके थे टू फाइट ऑफ द इंग्लिश। सो देखिए अभी यहाँ पर ना होलकर की, जशवंत राव होलकर की डेथ हो जाएगी, तो यहाँ पर आएंगे फिर तुलसी बाई जो कि इसकी मिस्ट्रेस थी, जशवंत राव होलकर की मिस्ट्रेस थी ये इंटेलिजेंट वुमेन तो थी बट ये एडमिनिस्ट्रेशन को उतना अच्छे से नहीं चला पाती हैं, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस हो जाती है ऐसे लोगों से जो कि इनकम्पिटेंट होते हैं, अनवर्थी होते हैं, जैसे कि बलराम सेठ, आमिर खान। सो ये भी उतना रूल नहीं कर पाती है, लीड नहीं कर पाती है। यहाँ पर जशवंत राव होलकर जी की डेथ हो चुकी है। सो पेशवा एंड जो नागपुर के अप्पा साहेब हैं ये बचे हैं। सो यहाँ पर ये लोग भी वीक पड़ जाएंगे, क्योंकि जो पेशवा बाजीराव टू है वो तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। सो जो ब्रिटिशर्स होंगे ऑब्वियसली वो बहुत ही विगरसली स्ट्राइक बैक करेंगे। यहाँ पर ये सारे मराठास हार जाएंगे, और हारेंगे कहाँ पर, जो पेशवा होगा वो खिड़की पर। देन ये एरियाज हैं, अप्पा साहेब सितबुल्दी में हार जाएंगे, एंड जो होलकर होंगे वो महीदपुर में हार जाएंगे। एंड ये डिफरेंट ट्रीटीज साइन करेंगे। जो पेशवा होंगे वो पुणे की ट्रीटी साइन करेंगे 1817 जून में, एंड ऐसे ही जो ग्वालियर, जो सिंधिया हैं वो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन करेंगे नवंबर 1817 में। ऐसे ही जो इंदौर के होलकर हैं वो मंदसौर की ट्रीटी साइन करेंगे 1818 में। जून 1818 में ये जो पेशवाशिप होंगी, जो फाइनल पेशवा था सॉरी, ये पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे, एंड जो मराठा कन्फेडरेसी होगी उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। पेशवाशिप को भी इनफैक्ट ख़त्म कर दिया जाएगा, एंड उसकी जगह पर एक ट्रेडिशनल हेड ही चलेगा मराठा कन्फेडरेसी का, कि आगे आगे कोई ट्रेडिशनल रूलर आ रहा है, जस्ट यही होगा। पेशवाशिप को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो पेशवा बाजीराव टू थे ऑब्वियसली अब जैसे ब्रिटिशर्स सबके साथ करते हैं, वो एक ब्रिटिशर्स के ही रिटेनर होंगे, एक पेंशन मिल दी जाएगी उनको। देन उसके बाद एक प्रताप सिंह लीनियल डिसेंडेंट आएंगे शिवाजी के, उनको 17 का रूलर बना दिया जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए अब मराठास पूरी तरह से हार चुके हैं। एंड इस थर्ड बैटल के ख़त्म होते ही फिर जो मराठास का ड्रीम था खुद को एक पैरामाउंट पावर बनाने का, जो मुगल्स के बाद वो खुद रूलर्स बनना चाहते थे इंडिया के, दैट ड्रीम विल बी शैटर्ड फॉर एवर। एंड देन उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनकी एक लास्ट जो हर्डल थी, लास्ट उनकी जो पैरामाउंट सी में एक हिंड्रेंस थी वो भी ख़त्म हो जाएगी मराठास की। उनको यही लगता था ब्रिटिशर्स को कि अभी ये लास्ट मराठास ही हैं जिनको हराना डिफ़िकल्ट है, अब वो पावर भी ख़त्म हो चुकी है। सो ब्रिटिशर्स के अब कोई भी बेसिकली एनिमी नहीं है जो स्ट्रॉन्ग एनिमी उनको चैलेंज कर पाए।